Hello students, welcome to Grisha Conceptual Classes. In today's video, we'll be talking about the criteria for similarity of two triangles. जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था तो we talked about similarity of certain figures. We talked about similarity of circles, similarity of squares, rectangles, parallelograms, rhombus. Basically different types की figures की similarities के बारे में बात किया था. लेकिन अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट ट्राइंगल्स. ठीक है, तो सबसे पहले जब आपको याद होगा जब हमने सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू फिगर्स की बात करी थी तो हमने दो कंडीशंस की बात करी थी. वो दो कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन थी कि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों फिगर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल. राइट, सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी यही थी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल. और सेकंड कंडीशन थी हमारी दैट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन सेम रेशो या प्रोपोर्शन. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन सेम रेशो और वी कैन से दे शुड बी इन सेम प्रोपोर्शन. ये दो कंडीशंस हम कहते थे कि जिस भी दो फिगर्स ने इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया हम उन दोनों फिगर्स को क्या बोलेंगे? एक दूसरे के सिमिलर बोलेंगे. तो जब हम ट्राइंगल्स के लिए बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू फिगर्स. तो ट्राइंगल्स पे भी ये बेसिक लॉ जो है वो अप्लाई होता है. ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल्स बनाए हैं, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC. अगर मैं कहूं कि ये दोनों फिगर्स जो हैं आपस में सिमिलर हैं, हमने देखा था सिमिलर का साइन ऐसा होता है. अगर ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर हैं, कौन सी दोनों फिगर्स? अगर मैं बोलूं दैट ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा देयरफॉर मैं ये कह रहा हूं एंगल D और एंगल A आपस में इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल E और एंगल B आपस में इक्वल हैं और एंगल F और एंगल C आपस में इक्वल है. पहली चीज मैं ये कहूंगा, क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल. दूसरी चीज मैं क्या कहूंगा? दैट DE अपॉन AB, DE की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? AB will be equals to EF upon BC and this will be equals to DF upon AC. अगर मैंने बोला कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है. या फिर इसके उल्टे की बात करें, अगर मुझे ये बताना है कि क्या ये दोनों एंगल्स क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं क्या चेक करूंगा? पहली कंडीशन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, कि क्या ये एंगल्स आपस में इक्वल है. और दूसरी कंडीशन क्या ये साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में सेम प्रोपोर्शन में है. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो यस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, अब हम चलते हैं एक बार रिवीजन करते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है. 9th क्लास में हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी. राइट, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में जब हमने पढ़ा था तो हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी. क्या कंडीशंस पढ़ी थी? जैसे हमने पढ़ा था AAS. AAS बेसिकली क्या था? द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स. मतलब हम क्या बोलते थे? अगर ये वाला एंगल, दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स और एक साइड किसी भी दो ट्राइंगल्स की आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाते थे? कॉन्ग्रुएंट कहलाते थे. सो AAS वाज द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी. इसी तरह से हमने कुछ क्राइटेरिया सेट करे हैं फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. यस, उसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों लॉज अप्लाई नहीं होते, ये दोनों लॉज मस्ट हैं, ये दोनों लॉज अप्लाई होने ही चाहिए. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक जनरल प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की, किसी भी दो ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली सेम प्रोपोर्शन में होगी.
तो हमें दोनों चीजें अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके सारे एंगल्स किसी दूसरे ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में ही है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अच्छा चलो ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स की सिर्फ और सिर्फ एंगल्स चेक कर लेते, दोनों ट्राइंगल्स के सिर्फ एंगल्स चेक कर लेते हैं। अगर एंगल्स इक्वल आ गए तो मतलब साइड्स तो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन में है। तो उस बेसिस पे हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट करे हैं। तो इस तरह से समझ नहीं आएगा, मैं एक चीज आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, सिमिलर का अभी मुझे नहीं पता, अभी चेक करेंगे, लेकिन इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या बोला गया है कि एंगल डी जो है वो एंगल ए के इक्वल है, एंगल ई जो है वो एंगल बी के इक्वल है, और एंगल एफ जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ये हमें गिवन है, ठीक है। यहां पर ही कर लेते हैं। हमें गिवन है दैट एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल बी, और एंगल सी या एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये हमें गिवन है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। देखो, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स का सिमिलर होने के लिए ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सिर्फ इस गिवन डाटा की मदद से हम ये सेकंड कंडीशन को प्रूव कर देंगे कि अगर हमें ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली होता है। अगर हम इसको ये प्रूव कर पाए तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो एंगल्स जिनके सारे एंगल्स, कोई भी दो ट्राइंगल्स जिनके सारे एंगल्स इक्वल हैं, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं टू प्रूव DE अपॉन AB इज इक्वल्स टू EF अपॉन BC इज इक्वल्स टू DF अपॉन AC। ये मेरा टारगेट है प्रूव करना। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। दोनों में से कौन सा ट्राइंगल बड़ा है? DEF बड़ा है और ABC छोटा है, ये हमें दिख रहा है इस केस में। तो मैं क्या कह रहा हूं, मार्क अ पॉइंट P on DE such that DP is equals to AB। जितना AB है उतना DP होना चाहिए। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया P, ताकि DP is equal to AB हो जाए। एंड मार्क अ पॉइंट Q on DF such that DF is equals to AC। ये AC है, सॉरी DQ नॉट DF, DQ is equals to AC। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट मार्क किया Q, और ये DQ जो है वो AC के इक्वल है। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपली जॉइन PQ। PQ को ज्वाइन करा दिया मैंने। अब BC और PQ इक्वल है या नहीं है, इसके बारे में मैंने कोई बात नहीं करी है। मैंने सिंपली बोला है कि DP जो है वो AB के इक्वल है और DQ जो है वो AC के इक्वल है। मैंने इस तरह से पॉइंट्स मार्क करे, ठीक है। अब देखो, इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल ABC, DPQ और ABC, DP is equals to AB, DQ is equals to AC, और एंगल D is equals to एंगल A गिवन है ये हमें। और ऊपर वाली दोनों चीजें बाय कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, ठीक है। DP और AB इक्वल है, DQ और AC इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? देयरफॉर
triangle DPQ is congruent to triangle ABC. DPQ और ABC कॉन्ग्रेंट हो गए. अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल B हो गया और एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल C हो गया बाय CPCT. राइट. ये वाला एंगल P जो है वो B के इक्वल हो गया और ये वाला एंगल Q जो है वो एंगल C के इक्वल आ गया. अब देखो एंगल B जो है वो E के भी इक्वल था और एंगल C F के भी इक्वल था. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सिंपली ये हुआ कि एंगल P इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q is equals to angle F. Therefore, PQ will be parallel to EF since corresponding angles are equal. एंगल P B के इक्वल है और B जो है वो E के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. इसी तरह से एंगल Q जो है वो C के इक्वल है और F जो है वो भी C के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए. अब ये क्या बना रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो मतलब PQ और EF आपस में पैरेलल है. अब ये वाली लाइंस अगर पैरेलल हैं तो हमने पढ़ा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय BPT इन ट्रायंगल DEF. PQ is parallel to EF, therefore DP upon PE is equals to DQ upon QF. ठीक है, बाय BPT थ्योरम. अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने करे थे जहां पर हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और फिर ऐड 1 कर देते हैं. जब हम वो काम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? या चलो कर ही देता हूं मैं. PE अपॉन DP रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, QF अपॉन DQ प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? DE अपॉन DP इज इक्वल्स टू DF अपॉन DQ. ये आएगा. अब DP किसके इक्वल था? हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में किया था DP वॉज इक्वल्स टू AB एंड DQ वॉज इक्वल्स टू AC. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. DE अपॉन AB इज इक्वल्स टू DF अपॉन AC. सिंस DP वॉज इक्वल्स टू AB एंड DQ वॉज इक्वल्स टू AC बाय कंस्ट्रक्शन. तो देखो हमने इतना तो प्रूव कर दिया. कितना? DE अपॉन AB और DF अपॉन AC, ये हमने प्रूफ कर दिया. इसी मेथड से जैसे हमने यहाँ पर P और Q लिया है, मतलब AB और AC लिया है, अगर हम AB और BC लेंगे तो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव that DE upon AB is equals to EF upon BC. We can also prove this with the similar manner. बस उसकी जगह हमें P यहाँ पर और BC को यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा और इस तरह से एक पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी. ठीक है, एक अलग फिगर बनेगी, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ. हाँ, ऑब्वियसली ये जो मैं आपको डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं सिर्फ. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट DE अपॉन AB will be equals to EF upon BC will be equals to DF upon AC. और ये चीज जो हमने प्रूफ करी है, यहाँ पर जो हमारा ये रिजल्ट आया है, ये चीज जो हमने प्रूफ करी किसकी मदद से करी? सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद से. किसकी मदद से? कि तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है. तो अगर, और दो जनरल ट्राइंगल्स लिए हमने, कोई मेजरमेंट नहीं ली, कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल नहीं लिया, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल या फिर
राइट एंगल कोई ऐसा ट्राइंगल नहीं, एक जनरल ट्राइंगल के बारे में बात करी गई है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड्स आपस में सेम प्रोपोर्शन में है। तो ये दोनों कंडीशंस उस केस में हमें अलग अलग सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है या चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि यस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने 3 क्राइटेरिया डिफाइन करे हैं फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, आप एक बार इसे देख लीजिए। ये सारी डेरिवेशन और ये सारा कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से गिवन है, आप उसको भी रीड कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। सो आप एक बार इसको देखिए, गो थ्रू करिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको इसकी मदद से ये प्रूफ कैसे कर दिया है, इसको देखिए। तब तक मैं यहाँ पर कुछ थ्योरम्स लिख रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में लिखी गई है। आई विल यूज द सेम नेमिंग जो एनसीईआरटी में लिखी गई है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गो थ्रू इट। यहाँ पे मैंने 3 थ्योरम्स लिखी हुई हैं, थ्योरम 6.3, 6.4 एंड 6.5। इसी नाम से ये थ्योरम्स आपके एनसीईआरटी में भी लिखी गई है। एक एक करके थ्योरम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इफ इन 2 ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio। यही हमने प्रूव किया था अभी। अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं जो कि हमने किया था अभी DEF एंड ABC, अगर ये 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया था कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर कहलाएंगे और इस क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। क्या कहते हैं, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, या ट्रिपल ए क्राइटेरिया कहने की बजाय हम इसको डबल ए क्राइटेरिया भी बोल देते हैं। ये वाला ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। डबल ए क्यों, देखो अगर कोई भी एंगल, 2 एंगल्स किसी ट्राइंगल के सिमिलर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली सिमिलर होगा। क्यों, तीनों एंगल्स का सम 180 ही होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं इसके और इसके आपस में, तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो तीनों एंगल्स को भी इक्वल करने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी 2 एंगल्स अगर इक्वल हमें पता लग गए हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, हम ये बोल देते हैं डायरेक्टली। और इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम 6.4 पे। इफ इन 2 ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब अगर ये 2 ट्राइंगल्स हैं और हमें ये बोला गया है दैट DE अपॉन AB इज इक्वल्स टू DF अपॉन AC इज इक्वल्स टू EF अपॉन BC, तो हम क्या बोलेंगे, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हमें ये गिवन है तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया, ट्रिपल एस, मतलब तीनों साइड्स इन्वॉल्व हो रही है, एंगल कोई भी नहीं आ रहा। अगर तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है, इक्वल है, तो मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। हमें अलग से उनके लिए एंगल्स चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल एस क्राइटेरिया। लास्ट हम आते हैं, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल्स हैं, अगेन 2 ट्राइंगल्स बना रहे हैं DEF ABC। अगर इस एक एंगल इस ट्राइंगल का, सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स मतलब ये वाले एंगल के साथ में कौन कौन सी साइड्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब
अगर एंगल ई जो है वो एंगल बी के इक्वल है और डी ई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन बी सी, तो हम क्या बोलते हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और ये क्राइटेरिया कहलाता है SAS क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें साइड फिर एंगल और फिर साइड। अब इस क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। क्यों होती हैं? आप लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग आप ये सोच लेते हैं कि कोई भी दो साइड चलेगी। आप कहते हैं ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाला एंगल। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पर क्या बोला गया है, साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। अब इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला है, ये नहीं है। इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला। तो C और F को आपस में इक्वल होना पड़ेगा, तभी आप इस क्राइटेरिया को SAS क्राइटेरिया बोल सकते हैं। ये क्या बन रहा है? SSA, ठीक है ना, SSA बन रहा है, ये SAS नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कौन सा क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए SAS के बारे में मैंने अलग से बहुत ढंग से समझाया है कि आपको वही दो साइड्स लेनी है जिनके बीच में वो एंगल लाई कर रहा है। ये वाली DE और EF के बीच में ये एंगल लाई कर रहा है, AB और BC के बीच में ये एंगल लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन क्राइटेरिया हैं हमारे पास किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। पहला है AA क्राइटेरिया, दूसरा है SSS क्राइटेरिया और तीसरा है SAS क्राइटेरिया। नाउ अगेन आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ी हुई है कुछ चीजें, दैट ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो इसका मतलब क्या होता है, D corresponds to A, E corresponds to B and F corresponds to C। और अगर हम साइड्स की बात करें तो DE corresponds to AB, EF corresponds to BC and DF corresponds to AC। इस चीज का मतलब ये नहीं होता है that DEF is congruent to BAC। ABC दिया है तो ABC ही रहेगा, वो BAC नहीं बन जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारा सिमिलैरिटी में भी यूज होता है, क्योंकि उसमें भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें हैं। D corresponds to A, E corresponds to B, ठीक है। इसी तरह से DE corresponds to AB, तो हम DE is equal to AB लिखने की बजाय हम बस क्या लिख देते हैं, DE upon AB, ठीक है। बस इतना ही फर्क है। कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, जो हम ट्राइंगल्स के नेम लिखेंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को देखकर मैच करके ही लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोगों का काम क्या है, ये सारी थ्योरम्स को और इससे पहले जो मैंने बताया है उसके बारे में NCERT से पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, NCERT में जो है तीनों की डेरिवेशन दी हुई है, जैसे मैंने इसकी डेरिवेशन आपको कराई AA क्राइटेरिया की। NCERT में SSS क्राइटेरिया और SAS क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, बट वो डेरिवेशंस आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। That thing is only for the explanation purpose। डेरिवेशंस नहीं आती है एग्जाम में, ना ही वो इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको पढ़ें जरूर। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ो भी मत, पढ़ो जरूर, समझो, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने की या याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको बस समझो कि हाँ भाई हमें वो जो दो कंडीशंस थी, corresponding angles are equal and corresponding sides are in same proportion, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। और ये चीज सिर्फ ट्राइंगल्स में है। अगर आप दो स्क्वायर को सिमिलर प्रूफ कर रहे हो तो वो दोनों कंडीशंस को प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर रहे हो तो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, वो दोनों कंडीशन अलग अलग प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दीज क्राइटेरियाज आर फॉर ट्राइंगल्स ओनली। कंफ्यूज मत हो जाना कि स्क्वायर में भी ये क्राइटेरिया लगा दिया, रेक्टेंगल में भी, पैरेललोग्राम में, हेक्सागन में नहीं, वहां ये क्राइटेरियाज काम नहीं करते। ओनली ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है, ठीक है। बाकी अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 में सब कुछ सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में है। जब हम उसके बारे में करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि हम इस कॉन्सेप्ट्स को, इन तीनों क्राइटेरियाज को यूज कैसे करते हैं और इनके मतलब क्या होते हैं, ठीक है।
Now just go through it, read from your NCERT, and then we'll be doing exercise 6.3. Okay.